बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, मेरी दुआ है कि परवरदिगार आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में 22 तारीख को पेश हुआ, आपको एक वीडियो बना के दी। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो अब तक थी वो आपको आपके गोश्तवार की। आपने बहुत पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज में बताया कि हम ज़ारा की वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, ज़ारा के मुतल्लिक हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे चाहने वालों की तादाद इतनी हो गई है कि वो मुझे मैसेज करके फ़ोन करके कहते हैं कि प्लीज़ ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाएं। और कुछ लोगों ने जो मेरे साथ मुशावरत की और मैसेज दिए, मैं उनके बात करता हूं। आज एक मैसेज मुझे वसूल होता है सबा के मुतल्लिक कि सबा को किस लिहाज से केस से बरी किया गया है, क्यों उसको केस से अलहदा किया गया है, किस बेस पे उसको क्लियर किया गया है कि वो शामिल तफ्तीश नहीं उसे किया गया या उसको सजा नहीं दी गई। तो देखिए जी, बात यह है कि सबा को साथ में गिरफ्तार किया गया था, उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो मेरा नॉलेज है, मेरी सहाफत, मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं उस पे बात करता हूं। तो मुझे लगता है कि ये मलिक रियाज वाली बात हुई है। मलिक रियाज को तो आप जानते होंगे ना, मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एंकर ने पूछा कि मलिक साहब, पाकिस्तान में रहते हुए इतने बड़े काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे मतलब आपके सारे काम हो जाते हैं। तो मलिक साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फाइलों को पीहे लगा देता हूं। एंकर ने दोबारा पूछा, जी क्या मतलब फाइलों को भी कभी पीहे लगते हैं? तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहा कि यार मैं पेट्रोल खत्म नहीं होने देता। इसका मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि यूट्यूब फैमिली के साथ मुंसलिक हो और उसको इस बात की समझ ना आ गई हो कि सबा कैसे बाहर आई है। भाई, पाकिस्तान में सब गोल है, यहां हर चीज बिकती है, यहां कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी कीमत ना हो, जो बिके ना। सिर्फ फर्क इतना है कि हर किसी की कीमत अलहदा अलहदा है। कोई लाख में बिकता है, कोई हजारों में बिकता है, कोई करोड़ों में बिकता है, तो कोई अरबों में बिकता है। आजकल तो खैर लोग डॉलरों में बिकते हैं। तो बात यह है कि सबा के हवाले से जिसने मुझसे ये पूछा था, मैंने उसका बखूबी जवाब दे दिया कि सबा का बाहर आना ये भी किसी डील का हिस्सा था। अदरवाइज सबा भी उस जगह पे मौजूद थी, उसकी लोकेशन भी उसी घर की थी जहां ज़ारा कत्ल हुई। उस दिन वो किसी सूरत पे इस केस से अलहदा नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको अगर केस से अलहदा किया गया है तो भाई ये किसी डील का हिस्सा है। उसने पेट्रोल खत्म नहीं होने दिया, उसने फाइलों को पीहे लगा दिए। तो ये हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है। इसके बाद एक दो मैसेज मुझे ये वसूल हुए कि आपने पहली वीडियो में बताया था कि अब्दुल्ला की जमानत होने जा रही है, जो कि अब भी दोबारा 7 तारीख के बाद अब 20 तारीख को भी अब्दुल्ला की जमानत थी, जो आपने बताया कि अब्दुल्ला की जमानत जो है वो जज ने लेने से इनकार कर दिया है, जमानत खारिज कर दी गई है।
تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عبداللہ کو ریلیف مل جائے گا, عبداللہ کی ضمانت ہو جائے گی؟ تو دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق بات کی تھی. بہت سے یوٹیوبر اس بات پہ ایگری بھی ہیں کہ دیکھیں جی, عبداللہ کو کہیں نہ کہیں شک کا فائدہ دے کر وہ ریلیف دے سکتے ہیں. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابھی 16 سال سے کم عمر ہے اس کی. یہ ایک بہت بڑا اس کو بینیفٹ ملتا ہے, یہ اس کے فائدے میں بات جاتی ہے. دوسری بات کہ عبداللہ جس دن یہ قتل ہوا اس دن شاید قتل گاہ میں موجود نہ تھا. عبداللہ کے بقول کہ مجھے میری نانی نے فون کر کے بتایا کہ بیٹے موٹر سائیکل لے کے آؤ, گھر میں کچھ کچرا پڑا ہوا تھا, میں نے وہ پلاٹ میں پھینکا ہے, اس کو اٹھا کے ہم نے باہر کہیں پھینکنے جانا ہے. تو وہ آیا, اس نے وہ کچرے کے توڑے موٹر سائیکل پہ رکھے اور ان کو جا کے گندے نالے میں پھینک دیا. اس کا کردار جو ہے وہ صرف اتنا ہے. اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے, میں بھی اس چیز سے ایگری ہوں, کہ یار کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ 16 سال کا ہی لگا لیتے ہیں. 16 سال کا بچہ ایک کافی میچور بچہ ہو جاتا ہے. 16 سال کا بچہ جب کسی توڑے کو ہاتھ لگاتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, تو اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ یار یہ کوئی کچرا نہیں ہے. گھر میں کچرا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی فارم میں نہیں ہوتا, یہ تو کوئی سولڈ چیز ہے, اتنی وزنی چیز ہے, مطلب انسانی جسم کے ٹکڑے تھے, ایک پوری لاش تھی اس کے اندر, زارا کا پورا جسم تھا اس کے اندر, تو اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ اگر اسے پتہ چلا ہے تو وہ مجرم ہے, اور نہ پتہ چلنے کی تو خیر بات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ جب ہم شروع میں جب زارا قتل ہوئی ہے ویڈیو بناتے تھے, تو یہ میں نے بات بتائی تھی کہ پولیس کی جب ویریفیکیشن پولیس نے کیا, ان ملزموں کو جب پوچھا, ان سے پوچھ گچھ شروع ہوئی, تو سب سے پہلے جس بندے نے اعتراف جرم کیا یا بتایا, جس سے جو مطلب یہ ابتدا ہوئی تفتیش کی, وہ عبداللہ تھا, جس نے یہ بات بتائی تھی کہ ہاں میں اپنی ماں اور یا نانی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ 2 توڑے جو میری ماں نے یا میری نانی نے بتایا تھا کہ ان میں کچرا ہے, ان کو باہر پھینکنے جانا ہے, تو میں ان کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ رکھ کے وہ کچرا پھینکنے گیا تھا. تو پولیس نے پوچھا کہاں پھینکا ہے, تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں نالے پہ میں نے پھینکا ہے. تو پولیس کو فوری طور پہ اس پہ شک گزرا, پولیس نے فوری طور پہ وہاں جا کے ریڈ کی, ان سارے ملزموں کو گاڑی میں بٹھایا, وہاں جا کے جب ریسکیو 11 کو بلایا, 1122 کو بلایا, انہوں نے وہ جو توڑے ہیں وہ برآمد کروائے, تو انہی کے اندر زارا اس مظلوم کی لاش تھی, جسے ان درندوں نے قتل کرنے کے بعد ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی لاش کو باقاعدہ تیزاب اور نیلے دھوتے سے دھو کر پھر چھاپروں میں پیک کیا, پھر اس توڑے میں پیک کیا. یہ ساری کارکردگی ان کی اس لیے تھی کہ ایک تو یہ تیزاب وغیرہ لانے سے لاش فوری طور پہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے, جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ نیلے تھوتے کی کارکردگی یہ ہے کہ لاش کے اندر سے جو خون جو سمتا ہے وہ خون سمنا بند کر دیتا ہے. جب خون سمنا بند کر دیتا ہے تو وہ توڑے ایک سے دوسری جگہ پر ٹریول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, تاکہ اس میں سے خون نہیں بہتا اور کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یار ان توڑوں میں کیا ہے. اگر توڑوں کے اندر سے خون رس رہا ہوتا تو راستے میں کوئی نہ کوئی انہیں روک کے پوچھتا کہ اس میں کیا ہے, کیا چیز لے کے جا رہے ہو آپ لوگ, کیونکہ اس کے اندر سے انسانی خون رس رہا ہوتا. تو یہ ساری جو ہے
उन्होंने खेल लेकर रचाई थी कि उसको धो लिया था, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था केमिकल्स वगैरह के साथ कि उसके अंदर से खून ना रिसे। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या ज़ारा को इंसाफ मिल सकेगा ऐसे मुआशरे में जहां हम रहते हैं। तो भाई बात यह है कि अल्लाह ताला की ताकत जो है वो तो ऊपर है, आप तस्लीम करते हैं इस बात को। ये तो दुनियावी ताकतें हैं कि किसी जज ने फैसला सुना दिया, पुलिस वालों ने फैसला सुना दिया, पुलिस वालों ने बरी कर दिया, उसे केस से अलहदा कर दिया, जज ने सजाए मौत सुना दी, उम्र कैद सुना दी या बरी कर दिया शक का फायदा देते हुए। ये छोटी छोटी ताकतें हैं। असल ताकत जो है वो तो ऊपर बैठी हुई है, जिसे हम अपना परवरदिगार मानते हैं, अल्लाह पाक की जात है। वो जब फैसला करती है तो फिर ये छोटी छोटी ताकतें जो हैं ये मांद पड़ जाती हैं। इनके किए हुए फैसले जो हैं वो बिल्कुल जमीन दोस्त चले जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की जात है। वो फैसला करने की ताकत जो रखती है वो हम सबको मानना पड़ता है कि अल्लाह पाक की ताकत सबसे बड़ी है। तो भाई मुझे लगता है कि ये जो मुल्ज़िम हैं या मुजरम हैं, इनमें सबसे बड़ा मुल्ज़िम जो है वो है नदीम उर्फ सोनी, नवीद उर्फ सोनी, जिसे लाहौर से इन्होंने हायर किया, जिसने तकिया उसके चेहरे पे रखकर उसकी जान निकाली, उसका सांस रुका और वो मर गई। और फिर दोबारा से अगली बात करते हैं तो फिर सबसे बड़ा मुजरम ये है क्योंकि इसी ने जिस्म के टुकड़े किए। ये जो सुगरा है या यास्मीन है, इनका किरदार ये है कि इन्होंने ज़ारा को पकड़ने में उनके साथ हेल्प की। किसी ने बाजू पकड़े, किसी ने टांगे पकड़ी। फिर जब वो पीस कर रहा था तो ये साथ साथ उनको वो केमिकल जो तेजाब और नीला थोथा मिला तेजाब था, केमिकल था, इन्होंने उसको सारी लाश को वॉश किया ताकि उसके अंदर से खून ना रिसे। फिर उसको पैकिंग किया, फिर उसको छत पे ट्रांसफ़र किया, फिर छत पे जाके उसे प्लाट में फेंका, प्लाट में फेंक कर उसको गंदे नाले में फेंका। फिर उसके सर को छत पे जाके आग जला के लकड़ियों के साथ बकायदा एक आग जलाई गई। उस आग में उसके सर को बिल्कुल इस तरह जलाया गया कि जैसे ईद के ऊपर आप कुर्बानी के बकरे के सर को जलाते हैं कि वो खाने के काबिल हो जाए। उसके पोंग को जलाते हैं ताकि उसके ऊपर से जो बाल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और वो गोश्त फार्म में आ जाए। फिर उसको हम धोते हैं अच्छे तरीके से, फिर धोने के बाद उसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके हम उसे खा लेते हैं। तो भाई इन्होंने जालिमों ने उसके सर को उस तरीके से जलाया जैसे उसको इन्होंने खाना होता था, लेकिन खाना तो नहीं था। इन जालिमों ने उसका असल में जो DNA टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें हेल्प आउट ना हो सके, इसके चेहरे और इसके बाजू, इसके हाथ और इसके पांव जो हैं उनको उस तरीके से जलाया गया था कि ताकि शनाख्त ना हो सके। तो ये बहुत जालिम लोग हैं, इन्होंने बड़ी जिंदगी के साथ ये मुजाहरा किया। आगे बात कर लेते हैं कि इन जालिमों को सजा जो है वो क्या क्या होगी। ये सारे अंदाजे हैं कि आसराइयां हैं, इस पे बिल्कुल हकायक जो हैं वो मतलब हमारे बस पे नहीं है। हम जज नहीं हैं, हम फैसला नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपको अपनी जो जिंदगी का निचोड़ है, जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारी सोच कहती है, जो हमारा दिल कहता है, हम वो बताएंगे आपको आज को कि असल में इनको सजा क्या क्या होगी। तो भाई मुझे लगता है, मेरी सहाफत या मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है जो ये बातें बताती है, उसमें यह है कि ये जो नवीद उर्फ सोनी है,
जो लाहौर से इन्होंने हायर किया था लड़का, इसको सजाए मौत होगी, सजाए मौत, बिल्कुल सजाए मौत होगी 100%। और उसके बाद ये जो औरतें हैं इस केस में शामिल, जिसमें सुगरा जारा की सास और यास्मीन जारा की ननद, अब्दुल्ला की मां, कदीर की एक मां है, कदीर की एक बहन है जो इस केस में इस वक्त शामिल है। इन दोनों को उम्र कैद होगी, क्योंकि औरतों को सजाए मौत नहीं हो सकती, तो इनको क्या होगा, इनको होगी उम्र कैद। अब उम्र कैद जब होगी तो ये उम्र कैद इनकी बामशक्कत होगी, ये मैं आपको क्लियर बताता हूं। बामशक्कत उम्र कैद होगी। इसकी लिमिट जो है वो कानून के मुताबिक जितनी है, चाहे वो 14 साल है, चाहे वो 20 साल है, ये जज ने फैसला करना है कि इसके इन कातलों पे लगने वाले जो इल्जामात हैं उस पे मुताबिक जज ने फैसला करना है। उसके इख्तियार में है कि वो इनको 20 साल कैस बामशक्कत सुना दे, या 14 साल सुना दे, या 18 साल सुना दे, या 16 साल सुना दे। ये उसकी सुबाबदीदी है। तो इनको बहरहाल कहने का मतलब ये था कि इनको होगी उम्र कैद। आगे चौथे मुल्जम अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं। तो मैं आज भी यही कहूंगा, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि भाई अब्दुल्ला चूंकि 16 साल से कम उम्र और कत्ल की जगह पे मौजूद नहीं होना, उसका कत्ल के दिन उसका उस जगह पे मौजूद ना होना, बाद में उसको बुला के उसके मोटरसाइकिल पे लाश के तोड़े रखकर बाहर फेंकना, ये उसे काफी हद तक सेफ करता है कि उसका कत्ल के साथ काफी हद तक तल्लुक कम है। इसको अगर सजा हुई तो एक छोटी सजा होगी, जिसमें 2 साल, 3 साल या 6 महीने या साल सजा हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि जज का मूड अच्छा हो तो जज इसे बाइज्जत बरी भी कर सकती है, शक का फायदा देते हुए कि ये बच्चा है, इसको इसके इल्म में नहीं था कि इन तोड़ों के अंदर क्या चीज है। इसको बताया गया था कि इसमें कचरा है, तो ये इसलिए गया। तो इस शक की बुनियाद पर इसको रिलीफ मिल सकता है, ये बरी भी हो सकता है। बाकी शबीर साहब, अगर उनकी बात करते हैं तो इस वक्त उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। जराए बताते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली जो इंफॉर्मेशन बता रही है उनके मुताबिक शबीर साहब की तबीयत नासाज है। वो गुजरांवाला में हैं, उनका ड्यूटी पे जाने को जी नहीं चाहता, उनका घर में दिल नहीं लगता। कोई भी बंदा हो, मैं हूं, आप हूं, जैद हो, बकर हो, दोस्तों, जिसका घर उजड़ जाए, जिसकी अकलौती बेटी को इस दुनिया फानी से कूच कर दिया जाए, उसके लाश के टुकड़े करके तेजाब में धो के फेंक दिया जाए, यार उसके दिल पे जो बीतती है वो तो वही जानता है। और फिर उस बेटी का लखते जिगर अकलौता बेटा शाफे 2.5 साल का, जिसके मुतल्लिक शबीर साहब ने कहा था कि ये मुझे दे दें, मुझे अपनी बेटी की शक्ल इसमें नजर आती है, मैं इसको पालूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा। हो सकता है अगर वो शाफे शबीर साहब के पास होता तो शबीर साहब को दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाती। लेकिन चूंकि अब इन जालिमों ने उसको भी सऊदी अरब भेज दिया, कदीर उसको अपने साथ ले गया, इसलिए ये भी उसे बहुत बड़ा एक सदमा है, दुख है। आगे बात कर लेते हैं कदीर की। तो कदीर चूंकि शाफे को लेकर सऊदी अरब चला गया, खामोश है, वहां बैठा हुआ भी कोशिश करता है, बड़े बड़े वकाला को की टीमों को हायर करता है, कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेरी मां को रिलीफ मिल जाए, मेरी मां बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है,
یہ اس کے خواب ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے، یہ خواب پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی ماں 14 15 18 20 سال سے پہلے باہر نہیں آئے گی، کیونکہ اسے سزائے عمر قید ہونی ہے۔ شافع کی طبیعت وہاں کچھ ناساز ہے۔ سب دوست دعا کریں اللہ پاک اس بچے کو صبر دے اور اس کو صحت و تندرستی دے۔ شبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں ان تمام بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، عزیزوں کا، اس یوٹیوب فیملی کا جو میری یوٹیوب کی ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، اس وقت تک دیکھ رہے ہیں۔ اب ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سے مجھے بتایا ضرور کریں۔ جیسے آج میں نے ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ لوگوں نے مجھے جو جو پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا، پوری ویڈیو ہی اس چیز پہ بنی۔ تو یہ پلیز ریکویسٹ ہے کہ یہ بات ضرور کیا کریں، مجھے بتایا کریں، ہیلپ آؤٹ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔